नमस्कार, मैं सुनीलता। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 न्यूज चैनल एबीपी गंगा। और अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां विधानसभा चुनाव की लड़ाई के बाद बारी है विधान परिषद चुनाव की। इस चुनाव में भी बीजेपी के हौसले मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो हार का बदला लेने को बेताब दिखाई देती है। इस चुनाव में भाजपा ने भी मजबूत तैयारी की है और अखिलेश यादव ने इस चुनाव के जरिए 2024 वाली तस्वीर भी दिखा दी है। उन्होंने कैसे जयंत चौधरी के साथ भविष्य वाला रोड मैप दिखाया है और कैसे ओम प्रकाश राजभर को अल्टीमेटम दिया है, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि भाजपा का बाहुबली प्लान क्या है। बात उसकी करते हैं। 21 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन 6 सीटों पर अभी तक भाजपा की तरफ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। इसमें से कुछ सीट ऐसी हैं जहां से बाहुबलियों ने निर्दलीय नामांकन भरा है और माना यह जा रहा है कि भाजपा इन बाहुबलियों को समर्थन देने वाली है। इनमें एक सीट पर ब्रजेश सिंह ने नामांकन किया है और दूसरी सीट पर धनंजय सिंह के करीबी ने। विधानसभा पर की चढ़ाई, अब विधान परिषद की बारी आई। तीस सीटों पर नामों का ऐलान, बाहुबलियों के लिए छोड़ा मैदान। विधानसभा चुनाव में इतिहास रचने के बाद अब भाजपा विधान परिषद में भी डंका बजाना चाहती है, लेकिन भाजपा की रणनीति क्या है यह भी पूरी तरह से साफ नहीं, क्योंकि चुनाव 36 सीट पर होना है और प्रत्याशी सिर्फ 30 सीट पर उतारे गए हैं। भाजपा ने जिस सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया उसमें वाराणसी, जौनपुर और मिर्जापुर सोनभद्र जैसे जिले हैं। इसके अलावा सुल्तानपुर, कानपुर फतेहपुर और बस्ती सिद्धार्थनगर से भी भाजपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा। इनमें से कुछ जिले ऐसे हैं जहां कई बाहुबली राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। माना जा रहा है कि भाजपा ने बाहुबलियों और उनके करीबियों के लिए मैदान छोड़ दिया। ये सवाल इस वजह से बड़ा होता जा रहा क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख 21 मार्च है और अब तक भाजपा की तरफ से बाकी बची सीटों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बीजेपी ने स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र के लिए जो एमएलसी के चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए 30 उम्मीदवारों की पहली जो लिस्ट है वो शनिवार को जारी कर दी। तमाम सारे जो उम्मीदवार हैं उनके नाम इसमें देखने को मिले। पार्टी ने अपने जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको मौका दिया। इसके अलावा पूर्व सांसद, पूर्व विधायक को भी मौका दिया है और कहीं ना कहीं जो दूसरे दलों को छोड़कर लोग आए थे एमएलसी, उनको भी इस लिस्ट में जगह मिली है, वो भी उम्मीदवार बनाए गए हैं। भाजपा ने जिन सीटों पर अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा उनमें सबसे ज्यादा चर्चा वाराणसी सीट की है, क्योंकि यहां से बाहुबली एमएलसी ब्रजेश सिंह लगातार दूसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। ब्रजेश सिंह वाराणसी की सेंट्रल जेल में लंबे समय से बंद है। 2016 में ब्रजेश सिंह ने एमएलसी का चुनाव लड़ा था और तब भाजपा ने उन्हें समर्थन दिया था। इस बार भी भाजपा ने यहां से अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा। ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह सैयद राजा सीट से भाजपा के विधायक हैं। इसी सीट से ब्रजेश सिंह की पत्नी पूर्व एमएलसी अन्नपूर्णा ने भी नामांकन दाखिल किया, क्योंकि अगर किसी एक का नामांकन खारिज होता है तो दूसरा मैदान में बना रहेगा। खासतौर से अगर आप देखिए तो वाराणसी स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र की जो सीट है वहां पर पहली लिस्ट में कौन उम्मीदवार होगा इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। दूसरी लिस्ट का हालांकि इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पहली लिस्ट में वाराणसी प्राधिकार स्थानीय निकाय क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम घोषित न होने के बाद ये कहा जा रहा है कि क्या बाहुबली ब्रजेश सिंह के लिए बीजेपी ने वहां पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है? क्या ब्रजेश सिंह को वहां पर बीजेपी की तरफ से कहा जाए तो चुनाव में आसानी हो, इसीलिए अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है? क्योंकि पहली जो लिस्ट आई उसमें वाराणसी स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र से किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, जबकि कुछ दिन पहले ही डॉन ब्रजेश सिंह और उसकी पत्नी दोनों ने अपना नामांकन इस चुनाव के लिए दायर किया है, अपना पर्चा भरा है। लेकिन चूंकि बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई उसमें वाराणसी का जो स्थानीय निकाय क्षेत्र है उसमें कौन उम्मीदवार होगा इसका जिक्र नहीं है। हालांकि एक और लिस्ट बीजेपी की आनी है, तो क्या उस लिस्ट में कोई उम्मीदवार होगा, उसका नाम होगा, इसे लेकर भी अभी संशय बना हुआ है। पूर्वांचल का वाराणसी हो या फिर जौनपुर,
ऐसा लग रहा है कि भाजपा यहाँ बाहुबलियों के लिए मैदान छोड़ रही, क्योंकि जौनपुर में धनंजय सिंह के करीबी मैदान में उतरे हैं। जौनपुर सीट से ब्रिजेश कुमार सिंह और प्रिंसू ने निर्दलीय नामांकन पत्र लिया। प्रिंसू को बाहुबली धनंजय सिंह का करीबी बताया जाता है। यहाँ के भाजपा प्रत्याशी न होने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि धनंजय सिंह खुद के लिए भाजपा गठबंधन से भले ही विधानसभा का टिकट न ले सके, लेकिन उन्होंने अपने करीबी प्रिंसू के लिए जुगाड़ लगा दिया। चर्चा तो यहाँ तक है कि प्रिंसू भाजपा से न सही अपना दल एस के प्रत्याशी हो सकते हैं। भाजपा ने जितनी भी सीट छोड़ी वो या तो पूर्वांचल की है या फिर पूर्वांचल के सीमाओं से सटी हुई। भाजपा ने मिर्जापुर से भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ से पूर्व एमएलसी बाहुबली श्याम नारायण सिंह और विनीत सिंह जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। भाजपा में विनीत की एंट्री तो नहीं हो सकी, लेकिन बीते साल जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए थे तो अपना दल एस से उनका जुड़ाव काफी चर्चित रहा था। अब चर्चाएं हैं कि आखिरी समय में बात बन गई तो विनीत सिंह भाजपा गठबंधन के अपना दल एस के एमएलसी प्रत्याशी हो सकते हैं। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक भाजपा एक एक कदम सोच समझ कर रख रही है, क्योंकि सवाल उच्च सदन में बहुमत हासिल करने का है। ब्रज क्षेत्र में एमएलसी की 7 सीटें हैं, जिस पर भाजपा की रणनीति साफ नजर आती है। बड़ी बात यह है कि यहाँ की सभी 7 सीट सपा के पास है और भाजपा सभी सीटों को सपा से छीनने की कोशिश में है। एटा मथुरा मैनपुरी की 2 सीटें हैं, आगरा फिरोजाबाद की 1 सीट, अलीगढ़ हाथरस की 1 सीट, बदायूं की 1 सीट, बरेली रामपुर की 1 सीट और शाहजहां पीलीभीत की 1 सीट, जहां सभी पर सपा का कब्जा है और भाजपा इसे अब अपने पाले में लाना चाहती है। भाजपा की रणनीति है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में सपा को पटकनी दी, ठीक उसी तरह विधान परिषद के चुनाव में भी मात दी जाए। हालांकि दूसरी तरफ सपा भी पिछली हार का बदला लेना चाहती है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। आइए बात कर लेते हैं अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में भाजपा के साथ संबंधों को लेकर फिर से मीडिया में छाए रहे। इसके बाद में खुद ओम प्रकाश राजभर ने ही इसे नकार दिया। अब बार बार ये सवाल उठने लगा है कि समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर का ये जो भविष्य है वो कितना लंबा होगा। समाजवादी पार्टी ने एमएलसी प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की है उसे देख के ये सवाल और बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने एमएलसी के चुनाव में रालोद से तो सियासी दोस्ती निभाई है, लेकिन बाकी किसी दल के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी। विधान परिषद के लिए अखिलेश का पावरफुल दांव। कटिंग दांव से भाजपा को मात देंगे अखिलेश। लड़ाई नई है, जोश नया है और रणनीति भी नई। विधानसभा की लड़ाई हारने वाले अखिलेश यादव विधान परिषद की लड़ाई जीतने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश ने 36 सीटों की लड़ाई के लिए जिन प्रत्याशियों का ऐलान किया, उसमें अखिलेश यादव की 2024 वाली रणनीति भी साफ साफ नजर आई। सपा ने रालोद के लिए 2 सीट छोड़ दी है। बुलंदशहर और मेरठ गाजियाबाद पर रालोद अपना प्रत्याशी उतारेगी। सपा ने यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया जब एक दिन पहले ही रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ने सपा पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। एक बड़ी बात यह भी है कि 36 सीटों में अखिलेश ने सुभाषपा यानी ओपी राजभर की पार्टी को कोई सीट नहीं दी। इसके अलावा अखिलेश ने दूसरे किसी भी गठबंधन सहयोगी के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी। मतलब 2024 की लड़ाई वो रालोद के साथ मिलकर तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन बाकी दलों को लेकर कोई पुष्टि नहीं दिखाई देती। अखिलेश यादव ने एमएलसी प्रत्याशियों वाली जो लिस्ट जारी की, उसमें कई चेहरों की छटनी कर दी गई। फर्रुखाबाद इटावा सीट से पुष्पराज जैन और पंपी जैन जो इत्र कारोबारी हैं, उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया। पंपी जैन के घर छापेमारी हुई थी। इसके अलावा सीतापुर सीट से आनंद भदौरिया, जिन्हें अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है, उन्हें भी इस बार टिकट नहीं दिया गया। मैनपुरी सीट से अरविंद यादव का नाम भी इस बार लिस्ट से गायब है। इन सभी जगहों पर नए लोगों को मौका दिया गया है। अखिलेश यादव ने एमएलसी के चुनाव में एक चौंकाने वाला नाम भी जोड़ा। ये नाम है शिल्पी प्रजापति का। शिल्पी पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की बड़ी बहू है।
शिल्पी को अमेठी सुल्तानपुर से प्रत्याशी बनाया गया। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को अखिलेश ने अमेठी से विधानसभा चुनाव लड़वाया था, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की। मतलब अखिलेश ने प्रजापति परिवार की सास बहू दोनों को सियासत में उतार दिया है। एमएलसी का चुनाव यूपी की राजनीति की नई दिशा भी तैयार कर रहा। मुकाबला सीधा सीधा भाजपा और सपा के बीच ही दिख रहा। बात अगर बसपा और कांग्रेस की करें तो इन दोनों दलों ने किसी भी सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। यूपी में बीजेपी 24 कैरेट वाला कैबिनेट तैयार कर रही है। 24 कैरेट कैबिनेट मतलब 2024 वाली तैयारी। योगी मंत्रिमंडल में जिस भी चेहरे को जगह दी जाएगी उसका संदेश 2024 तक जाएगा, ये बात सोची जा रही है। चर्चा तो इस बात की भी है कि योगी 2.0 कैबिनेट में महिलाओं की संख्या बढ़ने वाली है। इसमें अनुपमा जायसवाल, अदिति सिंह, गुलाब देवी, प्रतिभा शुक्ला जैसे नाम शामिल हैं। चर्चा तो इसकी भी है कि योगी की इस बार की कैबिनेट में युवा भी खूब होंगे, यानी ये कैबिनेट युवाओं से गुलजार होगी। 25 मार्च को लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी तो हो ही रही है और इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम आएंगे, लेकिन काशी, अयोध्या और मथुरा के संतों को भी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण का साक्षी बनने का मौका मिलने वाला है। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यूपी में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी। इकाना स्टेडियम बनेगा सबसे भव्य शपथ ग्रहण का गवाह। 200 वीवीआईपी के साथ साधु संत भी होंगे शामिल। काशी, मथुरा, अयोध्या से शपथ ग्रहण में आएंगे संत। योजनाओं के लाभार्थी भी बनेंगे शपथ ग्रहण के साक्षी। यूपी में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के बाद अब सबसे भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए कान्हा स्टेडियम को खास तौर से तैयार किया जा रहा है। 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कई बातों का खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। जहां पर युद्ध स्तर पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है, वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह को खास बनाने के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। इकाना स्टेडियम में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी इस बार तमाम साधु संत भी बनेंगे, जिन्हें न्योता भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण के लिए साधु संतों को न्योता भेजा गया। अयोध्या, काशी, मथुरा के साधु संतों को न्योता भेजा गया। चित्रकूट के भी साधु संतों को न्योता दिया गया है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह जो है वो लखनऊ का ये जो अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम है यहीं पर होना है। और यहाँ देखिए किस तरीके से तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। तमाम जो लोग हैं वो इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, आम लोग भी होंगे, जो लाभार्थी हैं अलग अलग योजनाओं के वो लाभार्थी भी होंगे और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो वीवीआईपी हैं, वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यूपी में इतिहास बनाने वाली योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को खास बनाने के लिए हर तरह की तैयारी की गई है। 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे, तो वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह को और खास बनाने के लिए तमाम नेताओं के साथ साथ विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। जानकारी मिली है कि लाभार्थियों को, जिनका हमारी जीत में महत्वपूर्ण आधार है,
लाभार्थियों के माध्यम से मातृशक्ति यानी आधी आबादी का भी सम्मान होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में इनको भी आमंत्रित किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि शपथ ग्रहण समारोह जहाँ अभूतपूर्व है सरकार की विजय गठन और अभूतपूर्व होगा शपथ ग्रहण समारोह और फिर अभूतपूर्व ही होगा कार्यकाल। किसी भी शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के सभी नेताओं को बुलाया जाता है। कुछ नेता राजनीतिक शिष्टाचार का पालन करते हुए आते हैं और कुछ नेता राजनीतिक शिष्टाचार की अज्ञानता के कारण नहीं आते। शपथ ग्रहण समारोह से एक एकाना स्टेडियम को किले में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ जिम्मेदार अधिकारियों और तैयारियों में जुटे कर्मचारियों के अलावा किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। आला अफसर खुद मौके पर पहुंचकर हर छोटी बड़ी बात की निगरानी कर रहे हैं। अब आपको ये भी जानकारी देते हैं कि 25 मार्च को होने वाले योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में क्या कुछ खास होने वाला है। दरअसल योगी सरकार का शपथ ग्रहण 25 मार्च यानी शुक्रवार को शाम 4 बजे होगा। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। इसके साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ ही आरएसएस के दूसरे वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सपा संरक्षक और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव, बसपा प्रमुख और पूर्व सीएम मायावती, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित विपक्षी दलों के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है। साफ है कि 25 मार्च को होने वाला योगी सरकार का ये दूसरा शपथ ग्रहण समारोह अब तक का सबसे भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसे लेकर लगातार तैयारी की जा रही और तमाम अधिकारी भी एकाना स्टेडियम में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह का जायजा खुद लेते हुए दिखाई दे रहा है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स जहां बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, तो वहीं फिल्म की टीम ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। बड़े पर्दे पर इस फिल्म के जरिए कश्मीरी पंडितों के दर्द को जिस तरीके से दिखाया गया है, उससे लोगों को भी कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझने का मौका मिला है। तो सीएम योगी ने भी कश्मीर फाइल्स फिल्म की टीम को शानदार फिल्म बनाने के लिए बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि फिल्म समाज और देश को जागरूक करने का काम करेगी। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। फिल्म कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है। कश्मीरी पंडितों की जिंदगी पर बनी इस फिल्म को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं और इसकी वजह से फिल्म का कलेक्शन भी तेजी के साथ बढ़ता दिख रहा है। वहीं कश्मीर फाइल्स की कामयाबी की खुशी को बांटने के लिए फिल्म की टीम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इस दौरान कश्मीर फाइल्स की टीम के सदस्य काफी खुश दिखाई दिए। सीएम योगी से हुई मुलाकात से पहले फिल्म एक्टर अनुपम खेर ने कश्मीर फाइल्स को लेकर अपने अनुभव एबीपी गंगा के साथ साझा किए। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के साथ उनकी आत्मा जुड़ी हुई है। द कश्मीर फाइल्स की टीम की तरफ से, विवेक जी की तरफ से और अभिषेक जी की तरफ से और पल्लवी जी की तरफ से और सारी जो टीम थी उनकी तरफ से हमने उन्हें शुभकामनाएं दी दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने की। मंत्री जी भी थे, उन्होंने हमारी ये ऑर्गेनाइज की मीटिंग और उन्होंने हमें बधाई दी फिल्म की अपार सफलता के लिए और जो जिस कॉज के लिए फिल्म बनी है वो दुनिया तक पहुंची है। कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का जो दर्द जो पिछले 32 साल से छुपा के रखा गया था वो अब लोगों तक पहुंचा है। वहीं कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी सीएम योगी से मुलाकात की और मुलाकात से पहले उन्होंने भी एबीपी गंगा के साथ खास बातचीत की। इस दौरान विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि यूपी में फिल्म सिटी बनाने का जो सपना सीएम योगी ने देखा है वो उसे पूरा करने में अपना पूरा योगदान देंगे। साथ ही आगे भी वो ऐसी फिल्में और वेब सीरीज बनाएंगे जो लोगों को सच्चाई से रूबरू कराए। जीत की उनको बधाई दी, उनसे हमारी जो फिल्म की जो सक्सेस है उसके लिए उनने हमें बधाई दी
और बाकी यही कि किस तरह से हिंदी फिल्म जगत को यूपी में एक बहुत प्रबल तरीके से स्थापित किया जाए और जो एक बम्बई में जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है किस तरह से वो भी पनपे और हम यहाँ उत्तर प्रदेश में भी उसके विकास के लिए काम कर सकें, इस बारे में बातचीत हुई। और कैसा मुद्दा था जो बहुत सालों से दबा हुआ था, ये सच किसी को पता नहीं था। इसलिए जिस तरह से भारतीय एक हो गए हैं ये फिल्म देखने के बाद और सारे हमारे कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में, ये एक बहुत ही अद्भुत सी चीज़ है। और इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा। कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है कि कैसे कश्मीर में आतंकवाद का असर बढ़ने के बाद कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। रिलीज होने के बाद यूपी में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। हालांकि इस फिल्म को लेकर तमाम सियासी दल सियासत भी करते दिख रहे हैं और फिल्म को भाजपा का प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख पर मुहर लग गई है। 23 मार्च को सुबह 11 बजे देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक ये नहीं तय हो पाया है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सोमवार को विधायक दल की बैठक होनी है और तब ये तय होगा कि विधायक अपना नेता किसे चुनते हैं। दिल्ली से देहरादून तक लंबी हलचल चलने वाली है। बैठक में उत्तराखंड के सभी 5 लोकसभा 2 राज्यसभा सांसदों को भी बुलाया गया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वाली परेशानी इतनी बड़ी हो चुकी है कि इतने दिनों बाद भी भाजपा अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। प्रधानमंत्री आवास पर भी कई घंटे तक मंथन चला और इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में भाजपा ने दोबारा प्रचंड बहुमत हासिल कर नया इतिहास रच दिया है, जिसके बाद सोमवार को ये भी साफ हो जाएगा कि इस बार पहाड़ की कमान किस नेता के हाथ में होगी, यानी कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सोमवार को देहरादून में भाजपा विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी भाजपा विधायक हिस्सा लेंगे। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तराखंड भाजपा के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी भी सोमवार को देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर भाजपा के तमाम विधायकों के साथ अहम बैठक की जाएगी। उत्तराखंड सरकार को लेकर दिल्ली में अहम मंथन जारी है। सोमवार शाम देहरादून में विधानमंडल दल की बैठक होनी है। उत्तराखंड भाजपा पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी यहां इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पहाड़ पर सरकार के लिए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा में सोमवार को नए विधायकों की शपथ का समारोह भी सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा, जहां पर सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी और इसके बाद सभी विधायकों की शपथ का सिलसिला शुरू होगा। वहीं शपथ ग्रहण के लिए उत्तराखंड विधानसभा में तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा की गठन की कवायद तेज हो गई है, लेकिन पेंच मुख्यमंत्री के नाम पर फंसा है। पर कुछ चीजें स्पष्ट हो गई हैं और पहली चीज स्पष्ट ये है कि उत्तराखंड विधानसभा में सोमवार को जो नव निर्वाचित विधायक हैं उनका शपथ ग्रहण होगा। सोमवार को सुबह 10:30 बजे का टाइम मुकर्रर हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो कि राज्यपाल हैं वो उत्तराखंड के प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे और प्रोटेम स्पीकर पहुंचेंगे विधानसभा। वो यहां पर नव नियुक्त विधायकों को शपथ दिलवाएंगे और उसके बाद उत्तराखंड विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में उत्तराखंड की सरकार को लेकर तमाम बातें तय की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उत्तराखंड विधानमंडल दल के नेता चुनने के लिए हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को पर्यवेक्षक के रूप में और मीनाक्षी लेखी जी को सह-पर्यवेक्षक के रूप में उत्तराखंड भेजा है और कल हमारे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में शाम 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक सुनिश्चित की गई है। माना जा रहा है कि सोमवार को देहरादून में होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में यह तय होगा
कि किन विधायकों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को भी जगह मिलने वाली है, जिससे पुराने मंत्रियों की टेंशन बढ़ी हुई है। पहले आपको ये बताते हैं कि पुरानी धामी सरकार में किन मंत्रियों को जगह मिली थी। पुरानी सरकार में बंशीधर भगत और बिशन सिंह चुफाल मंत्री थे। सतपाल महाराज और धन सिंह रावत को भी मंत्री पद मिला था। गणेश जोशी और सुबोध उनियाल भी मंत्री थे। अरविंद पांडे और रेखा आर्य के पास भी मंत्री पद था। देहरादून में सोमवार को होने वाली विधानमंडल दल की बैठक में यह भी तय किया जाना है कि किन विधायकों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। ऐसे में कई सिटिंग विधायकों की टेंशन भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, जो पिछली सरकार में मंत्री बनाए गए थे। उत्तराखंड में भाजपा को प्रचंड बहुमत तो मिल गया, लेकिन मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट पर चुनाव हार गए, जिसकी वजह से सीएम के चेहरे को लेकर पेंच फंस गया। ऐसे में सोमवार को देहरादून में होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में जहां एक ओर सीएम के चेहरे को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है, तो दूसरी ओर नए मंत्रिमंडल में किन चेहरों को जगह मिल सकती है, ये भी साफ हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद उत्तराखंड भाजपा पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह सीएम के नाम का ऐलान कर सकते हैं, जिसके बाद ये भी साफ हो जाएगा कि भाजपा आला कमान ने उत्तराखंड में सरकार के लिए किस फॉर्मूले पर अपनी मुहर लगाई है। उत्तराखंड में सरकार को लेकर बना सस्पेंस सोमवार को होने वाली विधानमंडल दल की बैठक के बाद खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड भाजपा पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह सीएम फेस का ऐलान भी कर देंगे। साथ ही नए मंत्रिमंडल में इस बार किन चेहरों को जगह दी जा रही है, ये स्थिति भी साफ हो जाएगी। इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोन परमार के साथ रवि कैंथ्रा, एबीपी गंगा, देहरादून।